हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। बात करें हम क्लास ट्वेल्थ के अकाउंटेंसी की। क्लास ट्वेल्थ के अकाउंटेंसी में हमने रिटायरमेंट तक सारा खत्म कर लिया है। आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि आपका 6 से 8 मार्क्स का चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली वो इसी तरह से पूछा जाएगा कि आप रिलेशन अकाउंट बनाइए या फिर ये पूछा जाएगा कि आप जर्नल एंट्री कीजिए। बट सबसे पहले ये सब अकाउंटिंग करने से पहले हमें ये सीखना होगा कि डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। अगर हम बात करें डिसोल्यूशन का, तो डिसोल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है, एंड हो जाती है, तो उसे कहेंगे हम फर्म का खत्म होना। इट मींस फर्म कम्स टू एन एंड, फर्म का खत्म होना। बट अगर एक चीज सोच के देखिए कि पार्टनरशिप, अगर हम कहें कि पार्टनरशिप का रिलेशन चेंज हो रहा है या पार्टनरशिप का रिलेशन खत्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो दोनों में फर्क क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग ये है कि एबीसी मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो अगेन हम कहेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया। या ये कहें कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो गया तो क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया। बट अगर हम बात करें कि अगर फर्म को डिसॉल्व होना है तो फर्म का डिसॉल्व होने का मीनिंग ये है कि बिजनेस का खत्म होना, बिजनेस को एंड करना। एबीसी तीनों ने जो बिजनेस किया था वो चाहते हैं अब एंड हो जाए। एंड होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट एंड करने को हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग ये नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो गया है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का होना कंफर्म है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया है। दैट मींस अगर फर्म खत्म हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है पार्टनरशिप खत्म होनी है। बट अगर सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हुई है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि फर्म भी खत्म हो गई है। इसी को हम कह रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है बात? तो बात करते हैं डिसोल्यूशन की, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। डिसोल्यूशन में भी लिखा हुआ मीनिंग, कह रहे डिसोल्यूशन मींस डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशंस अमंग द पार्टनर्स। याद होगा हमने एडमिशन पढ़ा, चेंज इन पीएसआर पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, हमने सब में यही कहा है कि रिलेशनशिप जो डेवलप हो रहा है डीड के थ्रू हो रहा है, एक एग्रीमेंट के थ्रू हो रहा है। तो जो उस एग्रीमेंट में बदलाव आ जा रहे हैं उसे हम कह रहे थे कि भी क्या, पार्टनरशिप बदल गई, पार्टनरशिप बदल गई। दैट मींस या तो रेशियो में बदलाव आ गया या फिर पार्टनर्स के नामों में बदलाव आ गया, एबीसी एक रिटायर हो गया, या ए और बी था सी आ गया। तो जब पार्टनरशिप के रिलेशनशिप में बदलाव आएगा, एग्रीमेंट में बदलाव आएगा, उसे हम कह रहे हैं चेंज। तो यहां पर वो यही कह रहा है कि हम कह रहे हैं डिसोल्यूशन मींस डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशंस अमंग द पार्टनर्स। जो उनका एग्जिस्टिंग रिलेशन है उसमें बदलाव आ जाना। कहता है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिसोल्यूशन में बी ईदर ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म। या तो डिसोल्यूशन किसका होगा, पार्टनरशिप का होगा या पार्टनरशिप फर्म का होगा। अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप का मीनिंग ये हुआ कि फर्म खत्म नहीं रहेगी, फर्म चलती रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप उनकी खत्म हो गई है या पार्टनरशिप में बदलाव आ गया है। क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, की जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उसमें बदलाव आ गया है। लेट सपोज ए बी दो पार्टनर थे, सी फॉर्म में आया, अब उनका रिलेशन क्या हो गया, ए बी और सी। तो यहां पर ये कह रहा है, क्या कहता है, इट रेफर्स टू द चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, की जो अभी पार्टनर्स हैं उनके रिलेशनशिप में क्या हो गया, बदलाव हो गया है। द फर्म में कंटिन्यू इट्स बिजनेस एज बिफोर, फर्म जैसे चल रही थी वैसे की वैसी चल रही है, फर्म में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, फर्म बंद नहीं हुई है। इसे कह रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मीनिंग हुआ कि हमारी फर्म ही बंद होगी। पार्टनर का रिलेशन तो खत्म हो गई, जब फर्म ही बिजनेस ही बंद हो जाएगा, जब बिजनेस ही खत्म हो जाएगा तो पार्टनर्स रहेंगे ही नहीं, और जब पार्टनर्स नहीं रहेंगे तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। कह रहा इट रेफर्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल पार्टनर्स इन द फर्म। फर्म में जो है सारे पार्टनर्स का रिलेशन बदल गया है, चेंज हो गया है, खत्म हो गया है। इन दिस केस बिजनेस ऑफ द फर्म्स ऑल्सो कम्स टू एन एंड। वो ये कह रहा है कि जो बिजनेस है फर्म का वो भी बंद हो गया है, इसे कह रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मीनिंग है। अगर हम बात करें एडमिशन की, बात करें चेंज इन पीएसआर की, बात करें रिटायरमेंट की, बात करें डेथ की, उसे कहा जा सकता था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। बट
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं है। अब हमारा ये जो चैप्टर है वो यही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि फर्म को कैसे बंद करना है। अब आप खुद सोच के देखिए, बंद कैसे होती है कोई चीज। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसे आपको बंद करना है तो क्या करना होगा? आपको एक नोटिस सर्व करना है, एक नोटिस देना है, एडवर्टीजमेंट में डालना है, और आप अपना बिजनेस बंद कर देंगे। सारी असेट्स से आपके पास उन्हें बेच देंगे, सारी लायबिलिटी की पेमेंट कर देंगे और अपने घर को निकल लेंगे। जो पैसा बचा होगा पार्टनर्स में बांट देंगे, काम खत्म। इसी चीज को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं किस तरह से होगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि मोड्स क्या होंगे डिसोल्यूशन की। इट मींस अगर हमें पार्टनरशिप फर्म बंद करनी है तो उसके क्या क्या रीजन है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे कैसे बंद होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, आप आपस में जो एग्रीमेंट क्या हो, हम चाहते हैं भाई कि अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट है, अगर उनका आपस में अगर सहमति हो गई है, तो अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। पहला केस। दूसरा केस क्या है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा? मान लेते हैं कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। अब जब इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा दे नहीं पा रहा है, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा? केस होगा। केस होने के बाद कंपनी फर्म क्या करनी, कंपल्सरीली बंद करनी पड़ेगी। तो वही कह रहा है, या तो फिर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो अनलॉफुल नेचर है। अनलॉफुल का मतलब हमने कहा था कि जो लॉ की नजर में गलत है। ठीक, तो यहां पर कह रहा है कि कंपल्सरी आपका डिसोल्यूशन होगा कब? व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल दी पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, और दूसरा आपका बिजनेस अनलॉफुल है। मान लेते हैं 4 पार्टनर, सिर्फ एक बचा हुआ है सॉल्वेंट और बाकी 3 इंसॉल्वेंट हो गए। तो हमने पहले भी कहा था पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, एटलीस्ट 2 पर्संस इज रिक्वायर्ड। कम से कम 2 लोग चाहिए होंगे। और जब सारे पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, या सारे के अलावा सिर्फ एक छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, उसे भी हम क्या कहेंगे कि उस केस में भी आपको कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। या आपका बिजनेस अनलॉफुल है, जो कि हमारे क्या है, जो हमारी कंट्री है उसके अगेंस्ट है, या हमारे लॉ के अगेंस्ट है, तो उस केस में भी आपके बिजनेस को बंद करना पड़ जाएगा। और क्या रीजन हो सकता है? कह रहे कुछ हमारी सर्टेन इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें बंद करना पड़ता है। जैसे एक एक्सपायरी हो गई टर्म, हमने पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई थी पार्टनरशिप, और वो खत्म हो गई, तो अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। या फिर हम कह सकते हैं हमने कोई जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया था, हमने एक काम शुरू किया था, अब वो काम खत्म हो गया, तो उस केस में भी क्या करना होगा, आपको डिसोल्यूशन करना पड़ जाएगा। या फिर मान लेते हैं किसी पार्टनर की डेथ होगी, 2 पार्टनर थे, एक की डेथ होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फर्म को बंद करना पड़ जाएगा। तो वही कह रहे हैं कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। या फिर आप डिसोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, एट विल, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, नोटिस देके। ठीक, इसके अलावा डिसोल्यूशन कोर्ट के द्वारा भी किया जाता है। कोर्ट क्या करेगा, एक ऑर्डर पास करेगा कि इस फर्म को बंद किया जाए। अब कोर्ट ऐसा कब करेगा, उसकी क्या क्या स्थिति है? सबसे पहले अगर पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, अनसाउंड माइंड हो जाते हैं। अनसाउंड माइंड का मैंने पहले भी बताया था, जिक्र किया था कि जब कोई पार्टनर इस स्थिति में नहीं रहता कि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके, सही जजमेंट ले सके, उस केस में हम क्या कह रहे हैं, उसे हम इसका अनसाउंड माइंड कह रहे हैं, और उस केस में पार्टनरशिप चलाना मुश्किल है। तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है और फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। और क्या हो सकता है, या कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है, या ड्यूटी का परफॉर्म करने में क्या होता है, इनकैपेबल हो जाता है, उस केस में भी हमें क्या करना पड़ सकता है, पार्टनरशिप फर्म को कंपल्सरली कोर्ट के द्वारा बंद किया जा सकता है। अब पार्टनर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और विच में एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस। मान लीजिए कोई पार्टनर ऐसा मिसकंडक्ट करता है, ऐसा गिल्टी कर देता है, ऐसी कोई अपराध कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है कि पार्टनरशिप की जो वैल्यू है सारी खत्म हो जाती है, उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ सकता है। और पार्टनरशिप क्या है, अगर मान ले कोई पार्टनर क्या करता है कि जो भी उन्होंने एग्रीमेंट बना रखे हो परसिस्टेंटली उसे क्या कर रहा है, उसे तोड़े जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, ब्रीच करता जा रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, पार्टनरशिप को बंद करना पड़ सकता है। और कोर्ट को अगर लगता है कि भी हाँ इस चीज को बंद करना चाहिए, तो अगर उन्हें जस्टिफाइड रीजन लगता है, तो वो कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर पास करके उस बिजनेस को बंद, इन्हें डिसोल्यूशन का और क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं। या फिर बिजनेस को कंटिन्यू लॉसेज होते जा रहे हैं, बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पा रहा, जिससे कि सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, जिससे कि सोसाइटी को इंपैक्ट आ रहा है, तो उस केस में भी कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर देके बिजनेस को बंद कर सकता है। तो हमने कहा हमारे पास क्या क्या रीजन है, सबसे पहले एग्रीमेंट के थ्रू बंद हो सकता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है कब, जब यानी कोई इंसॉल्वेंट हो जाए पार्टनर, या फिर कोई अनलॉफुल बिजनेस चल रहा हो, या डिसोल्यूशन हो सकता है कब, कुछ इवेंट्स होंगे, वो इवेंट क्या होंगे कि हमारा टाइम पीरियड खत्म हो गया, हमने जिस काम के लिए बिजनेस पर्पज स्टार्ट किया था वो बिजनेस खत्म हो गया, काम खत्म हो गया है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है। या फिर पार्टनर क्या कर सकते हैं, नोटिस देके भी अपनी इच्छा से बिजनेस को बंद कर सकते हैं।
और कोर्ट के द्वारा भी बंद किया जा सकता है। कोर्ट कब करेगा बंद? कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो या कोई परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए पार्टनर, या परसिस्टेंटली क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो एग्रीमेंट है उसे तोड़े जा रहे हैं, या फिर और मिसकंडक्ट एक गिल्टी हो गया किसी पार्टनर का, और उसके बाद यानी अगर कोर्ट को लगता है कि जस्टिफाइड रीजन इसे बंद करने का तो बंद कर देंगे, या फिर कंटिन्यू लॉसेज होते जा रहे हैं तो सोसाइटी को इंपैक्ट आ रहा है, लोगों को इंपैक्ट आ रहा है, कंट्री को इंपैक्ट आ रहा है, इस वजह से उसे बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो हमने सीखा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या फर्क है। सबसे पहले तो हमने मीनिंग का ही मतलब बताया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप का मतलब यह है कि उनके रिलेशनशिप के बीच में क्या आ गया? चेंज आ गया है, बट फर्म बंद नहीं हुई है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग क्या है कि बिजनेस ही बंद हो गया है, सारा का सारा बिजनेस ही खत्म हो गया है, पार्टनरशिप का रिलेशन तो खत्म होगा ही होगा, पूरा बिजनेस ही बंद हो गया है। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करें, it means closure of the firm and end of the business relationship among all the partners. Dissolution of partnership का मीनिंग क्या है? It means change in the business relationship among the partners. फर्म्स क्या रहेगी? कंटिन्यू चलती रहेगी। बात करें कोर्ट के इंटरवेंशन की तो आप बताओ, अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप में तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए वो कह रहा है कि इट कैन बी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या हो सकता है? इट कैन बी इधरली वॉलंटरली बाय द पार्टनर्स और कंपल्सरी बाय द कोर्ट। इट मींस अगर हम फर्म को डिसॉल्व करने की बात करें तो कोर्ट क्या कर सकता है? कंपल्सरी भी कर सकता है, और हम खुद चाहे तो अपनी पार्टनरशिप को बंद यानी डिसॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चाहें तो वो अपनी मर्जी है, जब चाहे हम किसी पार्टनर को फर्म में ला सकते हैं, जब चाहे हम किसी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं, और जब लगता है तीनों पार्टनर जो भी जितने भी पार्टनर हैं अगर वो चाहते हैं, कोई पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है तो रिटायर भी हो सकता है। दैट मींस हम रिलेशन को कभी भी चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं बिजनेस कंटिन्यूएशन की, तो आपको भी पता है कि पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं जब, तो फर्म डिसॉल्व होगी तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा। बट अगर पार्टनरशिप सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है तो उस केस में बिजनेस रहेगा, सिर्फ पार्टनरशिप में बदलाव आ जाएगा। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो यहां पर आपका क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होता है वो क्लोज करना पड़ता है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, बट यहां पर ऐसा नहीं है जरूरी कि आपको बुक्स क्लोज करनी पड़े। क्लियर है बात? सेटलमेंट करनी पड़े। असेट्स एंड लायबिलिटी की बात करें तो यहां पर हम डिसोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर असेट्स एंड लायबिलिटी को बेचा जाता है, यानी असेट्स को रियलाइज किया जाता है, असेट्स को बेचा जाता है, और उसका जो पैसा आता है उससे लायबिलिटीज को पे किया जाता है। बट इन केस ऑफ आपने देखा होगा पार्टनरशिप जब बदलती है तो हमने क्या बनाया था? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, और उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को हम पार्टनर्स में बांट दिया करते थे। कह रहा है असेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर सेटल्ड, द बैलेंस अमाउंट इफ एनी वो हम पार्टनर्स को बांट देते हैं इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगा? हम असेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं और लायबिलिटी को रीअसेस करते हैं। असेट्स को रीवैल्यू करते हैं, लायबिलिटी को रीअसेस करते हैं, और उससे होने वाले जो प्रॉफिट को या लॉस को उसे पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। बात करते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप की। जब बिजनेस ही खत्म हो गया तो पार्टनरशिप का जो रिलेशन है ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमारा क्या होगा? बिजनेस बंद, रिलेशन खत्म। बट पार्टनरशिप में क्या होगा? अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, रिलेशन क्या होगा? चेंज होगा, लेकिन फर्म खत्म नहीं होगी। तो यहां पर कह रहा है कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द पार्टनर्स को क्या था? एंड हो जाता है, लेकिन यहां पर रिलेशन सिर्फ बदल जाता है। पहले ए बी थे, अब ए बी सी आ गए, तब रिलेशन बदल गया है, बट खत्म नहीं हुआ है। अगर इफेक्ट की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है पार्टनरशिप का खत्म होना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो कह रहे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि फर्म का खत्म होना, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है आपका 2-3 मार्क्स का, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करें अगर कि जो भी पैसा आएगा, हमने क्या क्या डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सारी असेट्स होंगी बिजनेस की, उन्हें बेच दिया जाएगा। बेचने के बाद जो भी हमारे पास फंड इकट्ठा होगा, जो भी कॉर्पस होगा, जो भी हमारे पास पैसा इकट्ठा होगा, उस पैसे से हम क्या करेंगे? अपनी अब लायबिलिटीज को पे करेंगे, सेटल्ड करेंगे लायबिलिटी को। अगर लायबिलिटी को सेटल करेंगे और उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो पार्टनर अपने घर ले जाएंगे। तो अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट में 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहला, अगर फर्म के पास लॉसेस हैं, अगर फर्म के पास लॉसेस हैं तो लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा? अंडर सेक्शन 48A। और अगर
असेट्स को बेचने के बाद जो पैसा आया है उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, दिस इज कॉल्ड अंडर सेक्शन 48 बी। तो हमारा अंडर सेक्शन 48 में लिखा हुआ है कि सेटलमेंट कैसे करनी है पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होगी, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी तो डिसॉल्व होने के बाद जो पैसा आएगा उसको कैसे यूज करना है, या जो कंटिन्यू लॉसेज है उसको कैसे ट्रीट करना है। तो अगर हम बात करें यहां पे लॉसेज की, तो लॉसेस के अंदर जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी कैपिटल में, हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले पे करेंगे। किससे करेंगे, प्रॉफिट से। सबसे पहले किससे पे करेंगे, प्रॉफिट से। हमने जो भी अवेलेबल प्रॉफिट्स होंगे हमारे पास से, जो हमने प्रॉफिट्स कमाए होंगे, उस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, वो लॉस को एडजस्ट करेंगे, या कैपिटल में जो डेफिशिएंसी आई है, कैपिटल में जो कमी आई है उसको एडजस्ट करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास प्रॉफिट अगर अवेलेबल नहीं है, अगर उतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम पकड़ेंगे पार्टनर की कैपिटल को। फिर हम पकड़ेंगे पार्टनर की कैपिटल की, जो कैपिटल लगा रखी है पार्टनर ने, उस कैपिटल से हम क्या करेंगे, उस लॉस को एडजस्ट करेंगे, उस डेफिशिएंसी को एडजस्ट करेंगे। बट मान लेते हैं अगर ये भी कम पड़ जाता है, ये अगर कम पड़ गया, तब पार्टनर को अपना पर्सनली घर से पैसा लेके आना पड़ेगा, घर से पैसा लेके आना पड़ेगा। तो पार्टनर क्या होगा, इंडिविजुअली इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी लॉसेस बचेंगे उन्हें अब इंडिविजुअली अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। अब हो सकता है कि अगर उनके पास अवेलेबल असेट्स है तो वो अपनी अवेलेबल असेट्स के हिसाब से बेचेंगे, बट अगर नहीं है तो उन्हें घर से पैसा लेके आना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं बिजनेस में जो हमने असेट्स बेची थी उनसे जो पैसा आएगा उसको कैसे सेटल करेंगे, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले जो एडजस्ट करोगे आप करोगे सिक्योर्ड लोन, जो कि आपके आउटसाइड जो सिक्योर्ड लोन्स हैं आप उन सबको पहले पेमेंट करोगे। क्यों करेंगे पेमेंट, क्योंकि इसके अंदर हमारी कोई असेट्स क्या रखी होगी, हमने मॉर्गेज करके रखी होगी, वो असेट्स रिलीज होगी, और जब असेट्स रिलीज होगी तो वो असेट्स ही बिकेगी, उससे भी कुछ पैसा आएगा। तो सबसे पहले हम सिक्योर्ड लोन को पेमेंट करेंगे, उसके बाद हम अनसिक्योर्ड लोन को पेमेंट करेंगे, जो भी हमारे अनसिक्योर्ड लोन्स होंगे उनको पे करेंगे। अनसिक्योर्ड लोन के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी करंट लायबिलिटीज होंगी, जो भी हमारी करंट लायबिलिटीज होंगी उनको पे करेंगे। जो आउटसाइडर लायबिलिटी बेसिकली सारी की सारी क्या है, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज है, इनको हम पे करेंगे। अब आउटसाइडर लायबिलिटी को पे करने के बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो फिर हम पार्टनर के लोन को पे करेंगे, जो भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया उसको पे करेंगे। उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो फिर हम पार्टनर्स की कैपिटल को पे करेंगे, जितना पार्टनर ने पैसा लगाया है। और अगर उसके बाद भी बच जाता है तो जो भी पार्टनर्स हैं वो उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, द असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, वो डेफिशिएंसी में आएगा, उस जो भी डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट किया उस पैसे का किस तरह इस्तेमाल होगा, फर्स्ट पे टू दी फर्म्स डेट टू थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी मींस आउटसाइड पार्टीज, और आउटसाइड पार्टी क्या हो सकते हैं, सिक्योर्ड हो सकते हैं। पहले हम सिक्योर्ड को पे करेंगे, फिर हम अनसिक्योर्ड को पे करेंगे, फिर हम करंट लायबिलिटीज को पे करेंगे। उसके बाद पे टू लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ पार्टनर ने कोई लोन एडवांस दिया तो उसको पे करेंगे। उसके बाद बचेगा तो हम कैपिटल को पे करेंगे। लास्ट में अगर बच गया तो हम पार्टनर को क्या करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह से हमारा प्रोसेस होगा सेटलमेंट करने का, पेमेंट करने का, और जो भी पैसा आएगा उसे निपटाने का, उसको पूरा का पूरा एडजस्ट करने का। कुछ केस स्टडीज हैं वो समझ लेते हैं क्या है। केस स्टडीज देखते हैं। कह रहा था फर्म XYG was dissolved on 1st April 25. Y demands that his loan of rupees 25,000 be paid before payment of capital to partners. वो कह रहा है XYG फर्म है, Y ने लोन दिया फर्म को 25,000 रुपए, और Y कह रहा है कि भैया मेरे को पैसा पहले दीजिए अपनी कैपिटल को एडजस्ट करने से पहले। लेकिन X क्या कह रहा है, X and Z of the view that capital be paid before the payment of loan, कह रहा लोन से पहले हमें कैपिटल पे कीजिए। तो वो कह रहा हु इज करेक्ट एंड व्हाई। आप समझ गए अभी हमने सेटलमेंट में क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा सेटलमेंट में कि सबसे पहले हम सिक्योर्ड लोन पे करेंगे, देन अनसिक्योर्ड लोन पे करेंगे, देन करंट लायबिलिटीज पे करेंगे, देन पार्टनर का लोन्स एंड एडवांसेस पे करेंगे, उसके बाद कैपिटल पे करेंगे, और बचेगा तो पार्टनर प्रॉफिट्स में जो भी बचेगा उसे पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले जाएंगे। अगर इस ऑर्डर में होगा तो इस ऑर्डर में पहले लोन्स एंड एडवांसेस पे किए जाएंगे, ना कि कैपिटल। इट मींस यहां पर सिर्फ वाई सही बोल रहा है, एक्स और जेड गलत बोल रहे हैं। तो एक्स और जेड क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा सेटलमेंट क्या कहता है, सेक्शन 48B कहता है कि आपको इस ऑर्डर में पेमेंट करनी है, और उस ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले लोन्स एडवांसेस पे किए जाएंगे, उसके बाद कैपिटल पे की जाएगी। तो इस केस में क्या कह रहा है, हु इज करेक्ट, तो क्या कहेंगे वाई करेक्ट है। इसलिए करेक्ट है क्योंकि कैपिटल से पहले लोन्स एडवांसेस को पे किया जाता है।
दूसरी केस स्टडी देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है ऑल द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 1 अप्रैल 25। इट मींस एट विल डिसॉल्व कर रहे हैं। योगेश, योगेश एक पार्टनर है, डिमांड्स दैट हिज लोन 80,000 बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय मिसेस अभय 20,000, बट Abhay, another partner demands that loan by Mrs. Abhay should be paid before payment of loan by Yogesh. Who is correct? अब आप देखिए यहां पर दो पार्टनर है, एक योगेश है, एक अभय। अभय की वाइफ ने लोन दिया है, वाइफ ने लोन दिया है, ठीक है जी। वाइफ ने कितना लोन दिया हुआ है? 20,000 रुपए। अब आप खुद सोच के देखिए, जो वाइफ है वो पार्टनर नहीं है। अगर वाइफ पार्टनर नहीं है तो वाइफ क्या हो गई? आउटसाइडर्स हो गई। क्या हो गई? आउटसाइडर। इट मींस हमने क्या ऑर्डर पढ़ा था? सबसे पहले सिक्योर, देन अनसिक्योर, देन क्रेडिटर्स एंड देन पार्टनर का लोन। तो यहां पर यानी आउटसाइडर्स हो गई कौन? मिसेस अभय। मिसेस अभय क्या हो गई? आउटसाइडर्स हो गई। तो सबसे पहले मिसेस अभय को पेमेंट की जाएगी, उसके बाद योगेश के लोन को पेमेंट की जाएगी। तो यहां पर कह रहा है कौन सही है बताइए? तो यहां पर जो है मिस्टर कौन अभय जो है वो सही है। वो ही कह रहा है कि उसकी वाइफ को पहले पैसे मिलेगा और उसके बाद जो बचेगा उसके बाद योगेश के लोन को पेमेंट मिलेगी। तो यहां पर अभय बिल्कुल सही बोल रहा है। नेक्स्ट केस पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है जी। मिसेस ए हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹20,000 टू द फर्म एंड फर्म हैड टेकन अ लोन 10,000 फ्रॉम बी। देखो दो केस हैं, एक तो मिसेस ए ने लोन दिया है 20,000 रुपए का और पार्टनर ने लोन दिया है 10,000 रुपए का। कह रहा फर्म वॉज डिसॉल्व्ड एंड इट्स असेट्स वर रियलाइज्ड 25,000। फर्म के पास कितना पैसा आया? 25,000 रुपए आया। कहता है द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मिसेस एज लोन एंड बीज लोन विद रीजन इफ देयर वर नो अदर क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। इट मींस आउटसाइडर लायबिलिटी है नहीं, लेकिन दो लायबिलिटी है, एक है मिसेस ए का और एक है मिस्टर बी का। पार्टनर है ए और बी। तो इसमें मिसेस ए ने जो लोन दिया है, मिसेस ए का लोन कितना है? 20,000 रुपए। ये आउटसाइडर लोन हो गया। कौन सा लोन हो गया? आउटसाइडर। और जब ये आउटसाइडर लोन हो गया तो सबसे पहले इसको पेमेंट मिलेगी और बचेगा मिस्टर बी का जो लोन है वो है 10,000 रुपए। मिस्टर बी का जो लोन है वो 10,000 रुपए है, तो जो बचेगा वो इसको दिया जाएगा। इट मींस अगर फर्म के पास 25,000 है, 25,000 में सबसे पहले 20,000 रुपए किसे? मिसेस ए को दिए जाएंगे और जो बाकी बचेंगे 5,000 रुपए वो किसको दे दिए जाएंगे? वो दे दिए जाएंगे मिस्टर बी को। ठीक। अब बात करते हैं हम डिसोल्यूशन में कि जो पेमेंट होगी वो किस प्रकार से होगी, पेमेंट का प्रोसेस क्या होगा, कैसे पेमेंट की जाएगी। दैट मींस देखो दो तरह के डेट्स होते हैं, एक है पर्सनल डेट, किसके? पार्टनर के, और एक है फर्म का डेट, जो फर्म का कर्जा है। तो दो डेट हो गए, फर्म इन द सेंस फर्म के ऊपर कौन सा कर्जा होगा? फर्म्स का डेट का। पर पार्टनर के ऊपर तो दोनों हो गए ना, उसका अगर कोई पर्सनल खर्चा होगा या पर्सनल उसका लोन लिया होगा या पर्सनल उसके ऊपर कोई डेट होगा वो, और दूसरा कौन सा? जो फर्म चल रही है उसकी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में जिसमें वो पार्टनर है वहां भी कर्जा चल रहा होगा। इट मींस उस पार्टनर के पास अब दो जिम्मेदारी हो गई, एक तो होगी इसकी पर्सनल जिम्मेदारी, जो उसने लोन ले रखे होंगे पर्सनल, उसको क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, और दूसरी जिम्मेदारी कौन सी होगी कि एज अ पार्टनर अगर वो बिजनेस में है तो बिजनेस में जो भी कर्जा होगा उसको भी सेटल करना पड़ेगा। तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा वो समझते हैं। कह रहे हैं पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड पर्सनल डेट अंडर सेक्शन 49 में लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से पेमेंट करनी है, किसकी? फर्म्स के डेट की कैसे पेमेंट होगी और पर्सनल डेट की कैसे पेमेंट होगी। ठीक। तो कह रहा है डेट्स व्हिच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स आर नोन एज फर्म्स डेट। कह रहा है फर्म ने जो बाहर वालों को जो पैसा देना है ना, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? उसे दे रहे हैं फर्म्स के डेट। Whereas the debt which a partner owes in his personal capacity are known as personal or private debt. It means पार्टनर के पास तो दो जिम्मेदारी होगी ना, पार्टनर ने एक फर्म में पार्टनर है और एक वो पर्सनल अपना अलग। तो एक उसका पर्सनल डेट हो गया और एक उसने जो फर्म में जो कर्जा लिया होगा फर्म ने, वो भी एक डेट हो गया। तो उस पार्टनर के ऊपर दो जिम्मेदारी होगी, एक घर की जिम्मेदारी होगी, बिजनेस की जिम्मेदारी होगी। जो घर की जिम्मेदारी हो गया उसके पर्सनल लोन हो गया, पर्सनल डेट हो गया, और जो उसके बिजनेस की जिम्मेदारी है उसके बिजनेस डेट हो गए। तो उन दोनों को कैसे सेटल किया जाएगा, उसके लिए इस तरह से हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम क्या कहता है कि जो फर्म्स की प्रॉपर्टी होंगी,
जो फर्म्स की प्रॉपर्टी होंगी उन्हें अप्लाई किया जाएगा सबसे पहले फर्म के डेट पे करने के लिए। क्या किया जाएगा, मान लीजिए फर्म में यानी बिजनेस बंद हो रहा है और फर्म्स के डेट्स हैं मान लो 10 लाख रुपए के, और बिजनेस बंद होने के बाद हमारे पास मान लो 15 लाख रुपए आते हैं, तो हम सबसे पहले किसको पे करेंगे, हम सबसे पहले बिजनेस के डेट को पे करेंगे, ना कि पार्टनर के डेट को। तो सबसे पहले बिजनेस के डेट को पे करेंगे, और बिजनेस के डेट को पे करने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तब हम उसे पार्टनर को दे देंगे कि भैया आप अपनी पर्सनल लायबिलिटी भी इससे पे कर सकते हो। कह रहा इफ देयर इज एनी सरप्लस देन शेयर ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ हिज और हर प्राइवेट डेट। जो भी उसके प्राइवेट डेट होंगे उसको पे करने में काम किया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जो भी एसेट्स बिकेंगी वो बिजनेस के लोन, बिजनेस के डेट को खत्म किया जाएगा। अगर पैसा बचता है तो फिर पार्टनर्स के डेट को खत्म किया जाएगा। कह रहा पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड। कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं अब हमारे पास फर्म का जो टोटल डेट है, टोटल डेट जो है वो मान लेते हैं हमारा यानी 10 लाख रुपए है, और बिजनेस के जो एसेट्स बिकी हैं वो सिर्फ 6 लाख रुपए की बिकी हैं। अब सोच के देखिए, जब 10 लाख रुपए का कर्जा था और 6 ही लाख रुपए अगर बिजनेस के एसेट्स बिकी हैं, तो 6 लाख तो हमने दे दिए बाहर आउटसाइडर वालों को, बट अभी भी 4 लाख रुपए कम पड़ गए। हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि पार्टनर्स जो है पर्सनली लायबल होंगे जो भी लायबिलिटीज होंगी। दैट मींस जो 4 लाख रुपए कम पड़ गए, अब वो पार्टनर को पर्सनली पे करने पड़ेंगे। पार्टनर को क्या करने पड़ेंगे, पर्सनली पे करने पड़ेंगे। अब सोच के देखो, ए और बी दो पार्टनर है, 10 लाख रुपए का कर्जा, 6 लाख रुपए एसेट्स को बेचने से आ गया, अब बचा 4 लाख रुपए। जो 4 लाख रुपए है उसे कौन पे करेगा, ए पे करेगा या बी पे करेगा, और किस रेशियो में पे करेगा। तो कह रहे कि जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी रेशियो में उनको पे करना है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो अगर ए और बी दोनों हैं, और ए के पास मान लेते हैं 6 लाख रुपए हैं और बी के पास मान लेते हैं 6 लाख रुपए हैं, दोनों के पास 6-6 लाख रुपए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख रुपए ए देगा, 3 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए ए देगा, 2 लाख रुपए बी देगा, जो भी कमी पड़ रही थी 4 लाख रुपए की उसे पे करके सेटल कर देंगे। पहली पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सोच के देखो कि ए के पास ऑलरेडी उसका खुद का कर्जा है, मान लेते हैं उसके ऊपर 6 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का। अगर 5 लाख रुपए का उसका खुद का कर्जा है तो लॉ कहता है कि सबसे पहले वो अपने पर्सनल डेट पे करेगा, जो बचेगा तो वो बिजनेस में लेके आएगा। इट मीन सबसे पहले वो क्या करेगा, ए 6 लाख में से अपना 5 लाख रुपए खुद का कर्जा पे करेगा, जो 1 लाख बचेगा वो बिजनेस को देगा। अब उसने 1 लाख बिजनेस को दे दिया, तो बाकी बचे 3 लाख रुपए कौन देगा, बाकी बचे 3 लाख बी देगा। कौन देगा, बी देगा। तो यहां पर ये लिख रहा है वो कि पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स पेमेंट्स ऑफ हिज पर्सनल डेट। जो भी उसके पर्सनल प्रॉपर्टी है उसका सबसे पहले जो इस्तेमाल किया जाएगा उसके पर्सनल डेट को पे करने के लिए किया जाएगा। अगर बचता है कुछ तो बिजनेस में लेके आएगा। कहता है एनी सरप्लस इफ एनी इज अप्लाइड टुवर्ड्स पेमेंट्स ऑफ फर्म्स डेट। अगर उसके बाद अगर उसके पास कुछ बचता है उसे फर्म्स के डेट को पे करने में काम किया जाएगा। तो इट मींस जो भी पार्टनर के पास कर्जा होगा फर्म का और अपना पर्सनल, सबसे पहले फर्म का कर्जा फर्म के एसेट्स को बेचने से किया जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर फर्म्स के पूरे डेट पे नहीं होते हैं तो पार्टनर पर्सनली लायबल है उसके लिए, पर कितना पे करेगा, जितना उसने एसेट्स अपनी बेची होंगी, पर्सनल प्रॉपर्टी जितनी बिकने के बाद उसका पैसा आएगा, सबसे पहले अपने पर्सनल डेट पे करेगा, और उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो फर्म्स के डेट पे करेगा। दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि फर्म्स का डेट एंड पर्सनल डेट। सबसे पहले मीनिंग की बात करें, फर्म्स का डेट का फर्म का कर्जा है, पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हर तरह से है। अगर हम इस दोनों में डिफरेंस देखें कि फर्म्स डेट एंड पर्सनल डेट में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो फर्म्स का डेट का मीनिंग क्या हुआ, जो कि फर्म ने आउटसाइडर्स को देना है। किसने देना है, फर्म ने बाहर वालों को देना है। पर पर्सनल डेट का मतलब क्या हुआ, पर्सनल डेट का मतलब है कि जो पार्टनर ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बाहर वालों को देना है, या किसी बिजनेस को देना है, या कहीं से उसने कर्जा ले रखा वो देना, पर पर्सनल कैपेसिटी में। बात है लायबिलिटी की, तो यहां पर लायबिलिटी सारे पार्टनर की बनती है। ऑल द पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली एंड सेवरली फॉर द फर्म्स डेट। बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ उस पार्टनर की लायबिलिटी बनेगी जिस पार्टनर ने लोन लिया हुआ है या कर्जा लिया हुआ है। कंसर्न पार्टनर इज पर्सनली लायबल फॉर हिज पर्सनल डेट। बात करें एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कैसे होगा। सबसे पहले फर्म्स की प्रॉपर्टी जो है यूज की जाएगी फर्म्स के डेट को पे करने के लिए। अगर उसके बाद बचता है तो किसको पेमेंट कर दी जाएगी, पार्टनर को दे दी जाएगी कि आप अपना भैया लोन पे कर सकते हो, अपना जो भी आपको लोन पे करना है लोन पे कीजिए, जब अपना खर्चा करना अपने इंडिविजुअल यूज में कीजिए। बट पार्टनर के इसमें क्या होगा, पार्टनर की जो प्रॉपर्टी बिकेगी सबसे पहले पार्टनर अपने पर्सनल लोन पे करेगा, अपने पर्सनल डेट पे करेगा, जो बचेगा वो फर्म्स को देगा। फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट।
कह रहा शेयर ऑफ कंसर्न पार्टनर इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर द फर्म्स डेट कैन बी अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ पर्सनल डेट। इट मींस अगर फर्म के एसेट्स बिकने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाएगा तो पार्टनर को दे दिया जाएगा, भैया अपना पर्सनल डेट पे कर दो। एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, हमने पहले ही दिखाया यहां पे कि जो एक्सेस ऑफ पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी ओवर इज पर्सनल डेट मे बी अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट। मान लेते हैं फर्म के पास पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसे बेचने का पैसा बचता है और फर्म को पेमेंट कर दी हमने लोन, तो फर्म का अगर कुछ कर्जा अभी भी बचा हुआ है तो पार्टनर को पे करना है, पर पे कब करना है, पहले खुद के डेट पे करने के बाद। कह रहा पर्सनल प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ पर्सनल डेट्स एंड उसके बाद जो बचेगा फर्म के लायबिलिटी में यूज किया जाएगा। सो इस प्रकार हमने बेसिक्स देखा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, जो भी पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कैसे करना है, लॉसेज होंगे तो उन्हें कैसे बियर किया जाएगा, पार्टनर अपना पर्सनल कितना पे करेगा, फर्म से कितना पे किया जाएगा, फर्म के पास अगर कुछ पैसा नहीं बचता है तो पार्टनर पर्सनली लायबल है, बट पार्टनर पर्सनली लायबल कब तक है, पहले वो अपना हिस्सा पे करेगा लायबिलिटी का, जो बचेगा वो फर्म को दे देगा। इस प्रकार हमने देखा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किस प्रकार होगा। दिस इज द बेसिक क्लास ऑफ डिसोल्यूशन, बाकी कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हो, आपको मजा आ रहा हो और अगर आपको एंजॉय कर रहे हो, अगर हमारी वीडियोज को आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम जितने बच्चों तक पहुंच सके और मैक्सिमम बच्चों को इसका फायदा पहुंचाने का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच।